कहानियों के सफर में आपका स्वागत है। अगर आप भी ख्यालों और जज्बातों की दुनिया में खोना चाहते हैं तो कहानी जंक्शन को अब भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है। सांझपुर दुनिया के नक्शे पर आसानी से नहीं मिलता था। यह ऊंचे पहाड़ों की एक ऐसी गोद में बसा था जहां सूरज की किरणें सीधे नहीं बल्कि बादलों से टकराकर छनकर आती थीं। इसलिए वहां न कभी चिलचिलाती धूप होती थी और न ही घुप अंधेरा। गांव की गलियां पुरानी ईंटों और नीले पत्थरों से बनी थीं, जिन पर हमेशा ओस की एक बारीक चादर जमी रहती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बाजार था, लेकिन वहां सब्जियां या कपड़े नहीं बिकते थे। वहां बिकते थे वक्त के लम्हे। कोई पुरानी यादों की महक बेचता था तो कोई आने वाले कल की उम्मीद। समय की कार्यशाला। एक जादुई दुनिया गांव की सबसे ऊंची मीनार के नीचे समय की कार्यशाला थी। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। छत से हजारों पेंडुलम लटके हुए थे जो अलग अलग गति से डोल रहे थे। समय के पास कुछ विशेष घड़ियां थीं। हृदय घड़ी। यह घड़ी इंसान के दिल की धड़कन से जुड़ी थी। जब कोई प्यार में होता तो इसकी सुइयां नाचने लगती थीं। बचपन की रेत घड़ी। इसमें बालू की जगह रंगीन चमक गिरती थी। यह बताती थी कि गांव के बच्चों ने आज कितनी देर खिलखिलाकर हंसा है। खामोशी का कांटा। यह एक ऐसी सुई थी जो तभी हिलती थी जब गांव में कोई पूरी तरह से शांत होकर खुद को सुनता था। समय खुद एक शांत स्वभाव का युवक था। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें हजारों कहानियां दबी हों। वह घंटों तक एक छोटे से पुर्जे को देखता रहता और उसे तब तक पॉलिश करता जब तक कि उसमें पूरे ब्रह्मांड की चमक न दिखने लगे। वह रात जब सन्नाटा गहरा गया, एक शाम समय ने गौर किया कि उसकी सपनों वाली घड़ी, ड्रीम डायल, रुक गई है। यह घड़ी गांव के लोगों के सपनों की ऊर्जा से चलती थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। बाजार में चहल पहल तो थी, लेकिन लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। एक मां अपने बच्चे को लोरी सुना रही थी, लेकिन उसकी आवाज में वह गर्माहट नहीं थी। समय ने अपनी एक छोटी मशीन उठाई और हवा में मौजूद उत्साह को नापा। सुई शून्य पर थी। उसे समझ आ गया कि गांव के लोग अब सोते तो हैं, पर आराम नहीं करते। वे थक रहे थे, क्योंकि उनके पास देखने के लिए कोई सपना नहीं बचा था। अजीबोगरीब संकेत। उसी रात गांव की बिल्लियों ने म्याऊं करना बंद कर दिया और कुत्तों ने चांद की तरफ देखना छोड़ दिया। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य बोझ सबके कंधों पर रख दिया गया हो। समय ने अपनी वर्कशॉप की सबसे बड़ी घड़ी को कान लगाकर सुना। उसकी आवाज टिक टिक नहीं, बल्कि एक कराह जैसी थी, जैसे वक्त खुद बीमार हो गया हो। तभी मीनार की सबसे ऊपर वाली खिड़की से एक नीली रोशनी चमकी और समय को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण खराबी नहीं है, कुछ बहुत बड़ा और प्राचीन बदलने वाला है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे वह नीला तारा समय की खिड़की पर गिरता है और उसे अपनी इस शांतिपूर्ण कार्यशाला को छोड़कर एक खतरनाक सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। सांझपुर की उस रात में कुछ अलग था। हवा में ठंडक तो थी, पर वह सुखद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद अपनी सांसें रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। समय अपनी कार्यशाला की ऊपरी मंजिल पर बैठा एक बहुत ही बारीक घड़ी के स्प्रिंग को ठीक कर रहा था। अचानक उसकी मेज पर रखा पानी का गिलास थरथराने लगा। तभी गांव के पालतू जानवर, जो पिछले कई दिनों से खामोश थे, अचानक बेचैन हो उठे। दूर पहाड़ों पर भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो डर की नहीं बल्कि शोक की आवाज थी। आसमान का टूटना, द सेलेस्टियल क्रैश। समय ने अपनी खिड़की का कांच सरकाया। उसने देखा कि उत्तर दिशा में, जहां हमेशा स्थिर रहने वाला ध्रुव तारा पोलारिस चमकता था, वहां की चमक धुंधली पड़ रही थी। देखते ही देखते ध्रुव तारे से एक चमकदार नीला हिस्सा अलग हुआ और बिजली की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ने लगा। वह कोई साधारण उल्कापिंड नहीं था। वह आग का गोला नहीं, बल्कि शुद्ध नीली रोशनी का एक पुंज था। जैसे ही वह तारा सांझपुर की पहाड़ियों से टकराया, कोई धमाका नहीं हुआ,
इसके बजाय पूरे गांव में एक नीली लहर, ब्लू वेव, दौड़ गई। हर घड़ी की सुई 1 सेकंड के लिए रुक गई और फिर उलटी दिशा में चलने लगी। तारे के टुकड़े से मुलाकात समय दौड़ता हुआ अपने चबूतरे पर गया। वहां धुएं और बर्फ के बीच एक पत्थर पड़ा था जो किसी कटे हुए हीरे जैसा दिख रहा था। वह पत्थर धड़क रहा था, बिल्कुल एक इंसानी दिल की तरह। जब समय ने उसे करीब से देखा तो उसे पत्थर के भीतर छोटे छोटे नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशंस, घूमते हुए दिखाई दिए। जैसे ही समय ने अपनी उंगलियां उस ठंडे नीले पत्थर पर रखीं, उसे एक झटका लगा। उसकी आंखों के सामने हजारों दृश्य तैरने लगे। उसने देखा कि आकाश में सपनों की एक विशाल चादर फटी हुई है। उसने देखा कि ब्रह्मांड की बुनकर, द वीवर, अपनी धुंधली आंखों से फटे हुए आसमान को देख रही है। उसे वे करोड़ों सपने सुनाई दिए जो अब इंसानों तक नहीं पहुंच पा रहे थे और बीच रास्ते में ही दम तोड़ रहे थे। ध्रुव तारे की पुकार अचानक उस पत्थर से एक गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज कान से नहीं बल्कि समय की आत्मा में सुनाई दे रही थी। समय, ओ समय के रखवाले, ध्रुव तारा टूट चुका है। जब दिशा दिखाने वाला तारा ही गिर जाए तो दुनिया अपना रास्ता भटक जाती है। इंसान अब केवल जिंदा हैं, वे जी नहीं रहे हैं। उनकी आंखों से कल्पना का काजल सूख गया है। समय का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, मैं तो सिर्फ एक मामूली घड़ीसाज हूं, मैं सितारों की मरम्मत कैसे कर सकता हूं? अब पत्थर से जवाब मिला, घड़ीसाज केवल वक्त नहीं सुधारता, वह संतुलन, बैलेंस बनाता है। तुम्हें शून्य के पार जाना होगा, जहां अनंता का महल है। यह पत्थर ध्रुव तारे का दिल है। इसे वापस सुई में बदलकर आसमान की सिलाई करनी होगी, वरना कल का सूरज कभी नहीं उगेगा। समय जानता था कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उसने अपनी कार्यशाला से सबसे जरूरी चीजें उठानी शुरू की। धैर्य का तेल, ऑयल ऑफ पेशेंस, एक छोटी शीशी जो सबसे कठिन रास्तों पर भी मन को शांत रखती थी। सत्य की मशाल, टॉर्च ऑफ ट्रूथ, जो केवल तब जलती थी जब चलने वाले का इरादा नेक हो। जादुई रेती, जिससे वह सितारों को तराश सके। अपनी पुरानी जेब घड़ी, जो उसे याद दिलाती रहे कि उसका घर कहाँ है। उसने उस नीले पत्थर को मखमल के कपड़े में लपेटा और अपने सीने से लगा लिया। बाहर गांव अब भी सो रहा था, बेखबर कि उनकी सुबह और उनके सपने एक अकेले युवक के साहस पर टिके हैं। गांव की सरहद और पहला कदम जैसे ही समय ने सांझपुर की आखिरी ढलान को पार किया, उसके पीछे गांव की रोशनी धुंधली पड़ गई। उसके सामने अब अनजान का घना अंधेरा था और ऊंचे बर्फीले पहाड़ जो किसी सोए हुए राक्षसों की तरह लग रहे थे। उसने मुड़कर एक आखिरी बार अपनी मीनार को देखा। उसकी घड़ी की सुइयां अब भी उलटी चल रही थीं, जो यह बता रही थीं कि अब सामान्य वक्त खत्म हो चुका है और जादुई वक्त शुरू हो गया है। अध्याय 3 की झलक। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि समय कैसे मायावी मरुस्थल में पहुंचता है, जहां उसे अपनी सबसे प्रिय चीजों का त्याग करना पड़ता है। मरुस्थल की दहलीज पर पहाड़ों की ठंडी वादियों को पीछे छोड़ते ही समय के पैरों तले की जमीन बदलने लगी। कंकड़ और बर्फ की जगह अब बारीक, चमकदार धूल ने ले ली थी। उसके सामने मील मीलों तक फैला मायावी मरुस्थल, द डेजर्ट ऑफ इल्यूजन्स था। यहां की रेत पीली नहीं बल्कि चांदी जैसी सफेद थी और चंद्रमा की रोशनी में वह बिल्कुल कांच के टुकड़ों की तरह चमक रही थी। इस रेगिस्तान की सबसे डरावनी बात यह थी कि यहां हवा नहीं चलती थी, फिर भी रेत के टीले अपनी जगह बदलते रहते थे। यहां दिशाओं का कोई मोल नहीं था। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब एक जैसे दिखते थे। छलावे का खेल, द गेम ऑफ इकोज। जैसे ही समय ने रेगिस्तान में कदम रखा, उसे प्यास लगने लगी, लेकिन यह प्यास पानी की नहीं बल्कि अपनों की थी। अचानक उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वह बिल्कुल उसकी अपनी कार्यशाला जैसी थी। उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो उसे रात के खाने के लिए बुला रही थी। समय, बेटा, अंदर आओ। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। वह आवाज इतनी असली थी कि समय के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे। उसे लगा कि शायद यह पूरी यात्रा एक बुरा सपना थी और वह अब भी अपने घर में ही है। लेकिन जैसे ही वह झोपड़ी के करीब पहुंचा, उसके सीने में रखा ध्रुव तारे का दिल तेजी से धड़कने लगा।
वह पत्थर इतना गर्म हो गया कि समय को जलन महसूस हुई। उसे तुरंत याद आया, यह एक छलावा है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं और सच को स्वीकार किया, वह झोपड़ी धुएं की तरह उड़ गई और उसकी जगह केवल एक कंटीली झाड़ी रह गई। समय समझ गया कि यह रेगिस्तान उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर की परीक्षा ले रहा था। रेत का तूफान और धैर्य का तेल। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। आसमान का रंग बैंगनी हो गया और रेत का एक विशाल बवंडर समय की ओर बढ़ने लगा। यह बवंडर साधारण नहीं था। इसमें उन लोगों की चीखें थीं जिन्होंने हार मान ली थी। समय को लगा कि वह उड़ जाएगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने जल्दी से अपने झोले से धैर्य का तेल, ऑनिल ऑफ पेशेंस, निकाला। उसने उसकी एक बूंद अपनी हथेली पर रखी और उसे अपने माथे पर लगाया। जैसे ही वह तेल उसकी त्वचा में समाया, उसका डर गायब हो गया। उसका मन एक गहरे तालाब की तरह शांत हो गया। उसने भागने के बजाय उसी रेत के तूफान के बीच में बैठ जाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और खुद को एक अचल पहाड़ की तरह महसूस किया। तूफान उसके ऊपर से गुजर गया, उसे रेत से ढंक दिया, पर उसे अपनी जगह से हिला नहीं सका। एक अनोखा साथी, मरुमृग। जब तूफान थमा तो समय ने खुद को रेत से बाहर निकाला। उसके सामने एक विचित्र जीव खड़ा था। वह एक हिरण था, लेकिन उसके सींग असली मुंह के, कोरल के बने थे और उसकी आंखों में हजारों चमकते सितारे तैर रहे थे। इसे मरुमृग कहा जाता था, रेगिस्तान का रक्षक। हिरण ने अपनी गर्दन झुकाई और मानव आवाज में बोला, तुम पहले यात्री हो जिसने अपनी यादों के लालच में खुद को नहीं खोया। ज्यादातर लोग यहां अपनी पुरानी खुशियों को ढूंढते हुए रेत बन जाते हैं। समय ने विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे इस मरुस्थल के पार ले जा सकते हैं? मुझे अनंता के महल तक पहुंचना है। हिरण मुस्कुराया, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि यहां कोई रास्ता है ही नहीं। यहां चलने का केवल एक ही तरीका है। तुम्हें उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हें सबसे प्यारी है, क्योंकि जो भारी है वह इस मरुस्थल में डूब जाता है। बलिदान और शुद्धिकरण। समय ने अपने झोले की तरफ देखा। उसमें उसकी मां की दी हुई एक पुरानी घड़ी थी, जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। वह उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। उसे एहसास हुआ कि जब तक वह अपने अतीत को कसकर पकड़े रहेगा, वह भविष्य को नहीं बचा पाएगा। भारी मन से समय ने वह घड़ी रेत पर रख दी। जैसे ही उसने वह घड़ी छोड़ी, उसका शरीर हल्का महसूस होने लगा। उसके पैर अब रेत में नहीं धंस रहे थे। मरुमृग ने उसे इशारा किया और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। समय भी उसके पीछे पीछे उड़ने जैसी गति से चलने लगा। क्षितिज का अंत। कई घंटों की दौड़ के बाद मरुस्थल की चांदी जैसी रेत खत्म होने लगी। दूर क्षितिज पर अब काले और विशाल पत्थरों की दीवारें दिखाई दे रही थीं। मरुमृग रुक गया। आगे स्तरंगी गुफा है, हिरण ने कहा। वहां शब्दों की नहीं, सुरों की जरूरत होगी। याद रखना समय, जो तुम देखते हो वह सच नहीं है, जो तुम महसूस करते हो वही हकीकत है। हिरण ओझल हो गया और समय अब उस गुफा के मुहाने पर खड़ा था, जहां से अजीबोगरीब संगीत की लहरें बाहर आ रही थीं। उसके पास अब अपनी पुरानी यादों की घड़ी नहीं थी, पर उसके पास ध्रुव तारे का दिल था, जो अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चमक रहा था। अगले अध्याय की झलक। अध्याय 4 में समय सतरंगी गुफा के भीतर संगीत और ध्वनि के उन रहस्यों को खोजेगा जो ब्रह्मांड की रचना की नींव हैं। मरुस्थल की चमक को पीछे छोड़ते ही समय एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पहाड़ के सीने में एक विशाल प्रवेश द्वार था। यह सतरंगी गुफा, द कैवर्न ऑफ प्रिज्म्स, थी। यहां की दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि पारभासी स्फटिक, ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल्स की बनी थीं। जैसे ही समय ने अंदर पहला कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। यहां हवा शांत नहीं थी, वह गुनगुना रही थी। गुफा के भीतर से आने वाली आवाजें किसी मंदिर की घंटियों जैसी थीं, जो दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि, एको, पैदा कर रही थीं। रंगों और सुरों का संगम। समय ने देखा कि गुफा के भीतर रोशनी का कोई बाहरी स्रोत नहीं था। इसके बजाय आवाज से रोशनी पैदा हो रही थी। जब समय के जूतों की आहट तेज होती तो दीवारें गहरे लाल रंग में जल उठतीं। जब वह धीरे से सांस लेता तो चारों ओर हल्का नीला प्रकाश फैल जाता।
दूर कहीं से पानी की बूंदें गिर रही थीं, टप टप टप, और हर बूंद के गिरने पर सुनहरी पीली लहरें फर्श पर दौड़ जातीं। समय समझ गया कि यहां शब्द बेकार हैं, यहां केवल ध्वनि ही रास्ता दिखा सकती है। उसने अपनी जादुई टॉर्च निकालने की कोशिश की, पर वह नहीं जली। यहां केवल वही रोशनी काम करती थी जो दिल की धड़कन और आवाज से पैदा हो। सुरमणि। खामोशी का उस्ताद गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़े नीलम के पत्थर पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी दाढ़ी चांदी जैसी लंबी थी और उसकी आंखें बंद थीं। वह कोई और नहीं, सुरमणि थे, ब्रह्मांड के वह संगीतकार जो सितारों के बीच की खामोशी को संगीत में बदलते थे। सुरमणि ने आंखें खोले बिना कहा, नन्हे घड़ी साज, तुम यहां क्यों आए हो? यहां तो केवल वे आते हैं जो दुनिया के शोर को पीछे छोड़ चुके हैं। समय ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं ध्रुव तारे की मरम्मत के लिए आया हूं, मुझे अनंता के महल तक पहुंचना है। सुरमणि हंसे और उनके हंसने से पूरी गुफा बैंगनी रोशनी से भर गई। अनंता तक जाने वाली सीढ़ी केवल संगीत से बनती है। क्या तुम्हारे पास कोई वाद्य यंत्र है? बांसुरी का निर्माण समय के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था, पर उसके पास एक घड़ीसाज का दिमाग था। उसने अपने झोले से एक खोखली पीतल की नली निकाली जो उसकी वर्कशॉप के एक पुराने पेंडुलम का हिस्सा थी। उसने अपनी जादुई रेती उठाई और बहुत सावधानी से उस नली में 7 छेद किए। उसने हर छेद को एक विशेष दूरी पर रखा, जैसे वह किसी घड़ी के गियर्स को सेट कर रहा हो। उसने वैज्ञानिक सटीकता F=V/λ और अपने दिल की भावना को मिला दिया। जब बांसुरी तैयार हुई तो उसने उसमें फूंक मारी। शुरुआत में केवल बेसुरी आवाज आई और गुफा की दीवारें मटमैली काली हो गईं। लेकिन जब समय ने अपनी आंखें बंद कीं और सांझपुर की मीठी यादों, मरुस्थल के संघर्ष और ध्रुव तारे की पुकार को याद किया, तो एक जादुई राग निकला। ध्वनि की सीढ़ी, द सोनिक स्टेयरकेस। जैसे जैसे समय बांसुरी बजाता गया, गुफा की फर्श से स्फटिक के खंभे ऊपर उठने लगे। हर सुर के साथ एक नया कदम, स्टेप बन रहा था। सा, पहाड़ों की शक्ति, एक मजबूत नींव बनी। रे, बहती नदी की कोमलता। सीढ़ी थोड़ी और ऊंची उठी। गा, तारों की चमक। सीढ़ी पारदर्शी और चमकदार हो गई। सुरमणि ने अपनी आंखें खोलीं और समय को आशीर्वाद दिया। तुमने खामोशी को आवाज देना सीख लिया है। याद रखना, ब्रह्मांड का हर तारा एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर नाचता है। जब तुम अनंता के पास पहुंचोगे तो यही राग तुम्हें रास्ता दिखाएगा। बादलों के द्वार तक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते समय गुफा की छत के करीब पहुंच गया। वहां एक छोटा सा झरोखा था जहां से बादलों का समंदर दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने आखिरी पायदान पर कदम रखा, सतरंगी गुफा उसके नीचे से गायब हो गई। अब वह बादलों के एक ऐसे फर्श पर खड़ा था जो रुई की तरह नरम था। उसके सामने अनंत आकाश था और ऊपर बादलों के बीच चमकता हुआ अनंता का सफेद महल। समय ने अपनी बांसुरी को अपने सीने से लगा लिया। उसे पता था कि अब वह अपनी मंजिल के बहुत करीब है। अगले अध्याय की झलक। अध्याय 5 में समय बादलों के समंदर को पार करेगा और अनंता के उस महल में प्रवेश करेगा जहां वक्त का निर्माण होता है। रुई जैसा फर्श और अनंत क्षितिज सतरंगी गुफा की अंतिम सीढ़ी चढ़ते ही समय एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन का नामो निशान नहीं था। उसके पैरों के नीचे बादलों की एक मोटी और मखमली चादर बिछी थी। यह मेघ सागर, द सी ऑफ क्लाउड्स था। यहां की हवा इतनी शुद्ध थी कि हर सांस के साथ समय को अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। आसमान का रंग यहां गहरा जामुनी था और चारों ओर छोटे छोटे धूमकेतु जुगनुओं की तरह तैर रहे थे। दूर, बहुत दूर, बादलों के ऊंचे पहाड़ों के ऊपर एक महल चमक रहा था। वह महल संगमरमर का नहीं, बल्कि जमी हुई चांदनी और सितारों की धूल से बना था। यही अनंता का निवास स्थान था। बादलों का समंदर पार करना, महल तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। बादल कभी सख्त हो जाते तो कभी इतने नरम कि समय के पैर उनमें ढंसने लगते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे कैसे बढ़े। तभी उसे सुरमणि की बात याद आई। ब्रह्मांड का हर हिस्सा एक विशेष राग पर कंपन करता है। समय ने अपनी पीतल की बांसुरी निकाली और वही सपनों वाला राग बजाना शुरू किया। जैसे ही संगीत की लहरें बादलों से टकराईं, एक चमत्कार हुआ।
बादलों के भीतर से छोटे छोटे सुनहरे रास्ते, पाथ्स, उभरने लगे। ये रास्ते संगीत की लय के साथ हिल रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसे बादलों के बीच कुछ आकृतियां दिखाई दीं। ये समय के प्रहरी, सेंटिनल्स ऑफ टाइम थे। धुंध से बने विशालकाय फरिश्ते, जिनकी आंखें बंद थीं। वे महल की रक्षा कर रहे थे। समय के संगीत ने उन्हें शांत रखा और उन्होंने सम्मान में अपना सिर झुकाकर उसे रास्ता दे दिया। महल का द्वार, बीता हुआ कल और आने वाला कल। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर समय रुक गया। वहां दो विशाल दरवाजे थे। बाईं ओर के दरवाजे पर चांदी से लिखा था, अतीत, द पास्ट। वहां से उन यादों की खुशबू आ रही थी जो लोग भूल चुके थे। दाईं ओर के दरवाजे पर सोने से लिखा था, भविष्य, द फ्यूचर। वहां से तेज रोशनी और हलचल की आवाजें आ रही थीं। समय के सामने दुविधा थी, उसे कहां जाना चाहिए। तभी उसे ध्रुव तारे का दिल याद आया, जो उसके सीने के पास धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि तारा न अतीत में है न भविष्य में, वह तो वर्तमान की धुरी है। उसने दोनों दरवाजों के बीच की दीवार पर अपना हाथ रखा। अचानक दीवार पारदर्शी हो गई और एक तीसरा गुप्त द्वार खुल गया, जिस पर लिखा था, वर्तमान, द प्रेजेंट। अनंता का दर्शन, द वीवर ऑफ इटर्निटी। महल के भीतर का नजारा अद्भुत था। वहां कोई छत नहीं थी, सीधे ऊपर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। महल के बीचों बीच एक विशाल करघा, लूम, लगा था। वहां एक अत्यंत सुंदर और गरिमामयी स्त्री बैठी थी, जिसके बाल सफेद बादलों जैसे थे और आंखों में आकाश गंगाएं, गैलेक्सीज घूम रही थीं। वह अनंता थी। वह अपने हाथों से अदृश्य धागों को बुन रही थी। हर धागा किसी की जिंदगी, किसी का सपना और किसी का वक्त था। लेकिन उसका करघा रुक रुक कर चल रहा था। तुम आ गए सांझपुर के समय। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे दूर कहीं कोई झरना गिर रहा हो। मैं देख रही हूं कि तुम अपने साथ ध्रुव तारे का टूटा हुआ दिल लाए हो। समय ने झुककर प्रणाम किया और वह चमकता हुआ पत्थर अनंता के सामने रख दिया। मां, पूरी दुनिया अपनी चमक खो रही है। लोग सपने देखना भूल गए हैं। कृपया इसे फिर से जोड़ दीजिए। अनंता की चुनौती। अनंता उदास होकर मुस्कुराई। समय, मैं बुन सकती हूं, पर मैं मरम्मत नहीं कर सकती। मैं बुनकर हूं, घड़ीसाज नहीं। यह तारा तब तक नहीं चमकेगा जब तक इसे एक ऐसी रूह न मिले जिसने अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान दिया हो और जो वक्त की कीमत समझता हो। उसने समय की ओर हाथ बढ़ाया। क्या तुम तैयार हो? इस तारे को जोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आवाज या अपनी स्मृति में से कुछ अर्पण करना पड़ सकता है। समय ने एक पल के लिए सोचा। उसने मरुस्थल में पहले ही अपनी यादों की घड़ी छोड़ दी थी। अब उसके पास केवल उसकी बांसुरी और उसकी हिम्मत बची थी। उसने अपनी बांसुरी अनंता को सौंप दी। अगर मेरी आवाज और मेरा संगीत दुनिया के सपनों को वापस ला सकता है तो मुझे यह मंजूर है। जैसे ही उसने बांसुरी सौंपी, महल में एक दिव्य रोशनी फैल गई। अगले अध्याय की झलक। अध्याय 6 में समय और अनंता मिलकर महासिलाई, द ग्रेट स्टिचिंग, शुरू करेंगे, जहां ध्रुव तारे को वापस सुई में बदला जाएगा और फटे हुए आसमान को फिर से सिया जाएगा। जैसे ही समय ने अपनी जादुई बांसुरी अनंता को सौंपी, महल का वातावरण बदल गया। अब वहां संगीत की जगह एक गंभीर और शक्तिशाली ऊर्जा गूंज रही थी। अनंता ने अपने हाथों से बादलों को हटाकर जमीन पर एक विशाल नक्षत्र पटल, स्टार मैप, प्रकट किया। यह पटल जीवित था। इसमें दुनिया के हर गांव, हर शहर और हर सोए हुए इंसान की धड़कन महसूस की जा सकती थी। अनंता ने कहा, समय, अब वह घड़ी आ गई है जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। मैं धागा हूं, लेकिन तुम वह हाथ हो जो सुई चलाएगा। एक घड़ीसाज की एकाग्रता और एक रक्षक के साहस के साथ हमें ध्रुव तारे को पुनर्जीवित करना होगा। तारे का रूपांतरण। पत्थर से सुई तक समय ने ध्रुव तारे के उस धड़कते हुए नीले दिल को करघे के बीचों बीच रखा। अब उसे अपने औजारों का उपयोग करना था। शुद्धिकरण। समय ने अपनी सत्य की मशाल जलाई। उसकी लौ नीली और शीतल थी। जैसे ही उसने पत्थर को उस लौ के ऊपर रखा, पत्थर के भीतर की सारी काली छायाएं, लोगों के डर और संशय धुएं की तरह उड़ गईं। अब वह पत्थर पारदर्शी और शुद्ध हो गया था। तराशना। समय ने अपनी जादुई रेती उठाई।
उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सांझपुर की उन रुक चुकी घड़ियों की लय को याद किया। उसने पत्थर के किनारों को इतनी सूक्ष्मता से घिसा कि वह एक लंबी, नुकीली और चमकदार सुई में बदल गया। यह सपनों की सुई, द नीडल ऑफ ड्रीम्स थी। पिरोना अब सबसे कठिन काम था। अनंता ने अपनी उंगलियों से आशा का एक अदृश्य और अटूट धागा निकाला। समय को उस धागे को सुई के उस बारीक छेद में पिरोना था जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। समय ने अपनी सांसें रोक लीं। उसने अपने मन को शून्य कर दिया और जैसे ही उसने धागा पिरोया, पूरी गैलेक्सी में एक सुनहरी लहर दौड़ गई। आसमान की सिलाई, स्टिचिंग द स्काई। अनंता ने समय का हाथ पकड़ा और उसे महल की उस खुली छत की ओर ले गई जहां आकाश फटा हुआ था। वहां एक विशाल, काला शून्य, वॉइड था, जहां से ठंडी और डरावनी हवाएं आ रही थीं। यही वह जगह थी जहां से लोगों के सपने गायब हो रहे थे। सिया जाए, अनंता ने आदेश दिया। समय ने अपनी पूरी शक्ति के साथ वह सुई उस अंधेरे शून्य में डाल दी। जैसे जैसे वह सुई को ऊपर नीचे ले जाता, वह धागा सितारों के साथ जुड़ता चला गया। हर टांके के साथ एक नया तारा चमक उठता। हर सिलाई के साथ दुनिया के किसी न किसी कोने में एक बच्चे को फिर से परियों की कहानी याद आने लगी। हर मोड़ पर फटे हुए आसमान का वह काला छेद बंद होने लगा और उसकी जगह सुंदर, बैंगनी और नीली आकाशगंगाएं बनने लगी। समय के हाथ थक रहे थे, उसकी उंगलियों से पसीना बह रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसने तब तक सिलाई जारी रखी जब तक कि आखिरी कोना भी सुरक्षित नहीं हो गया। ध्रुव तारे की वापसी अंत में समय ने सुई को वापस उसी जगह स्थापित किया जहां से वह गिरा था, उत्तर दिशा के केंद्र में। जैसे ही सुई ने अपनी जगह ली, वह फिर से एक विशाल, स्थिर और तेजस्वी तारे में बदल गई। ध्रुव तारा, द नॉर्थ स्टार, फिर से जाग गया था। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने मरुस्थल की रेत, सतरंगी गुफा के अंधेरे और सांझपुर की धुंध को एक झटके में चीर दिया। एक मौन उपहार जब काम पूरा हुआ तो समय निढाल होकर गिर पड़ा। उसने अपनी आवाज और अपनी बांसुरी खो दी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अनंता उसके पास आई और उसके माथे पर अपना हाथ रखा। तुमने वह कर दिखाया जो कोई देवता भी नहीं कर सकता था। तुमने वक्त को फिर से उद्देश्य दिया है। हालांकि तुमने अपनी बांसुरी खो दी है, लेकिन अब तुम्हारी हर सांस एक संगीत होगी जिसे केवल वही सुन पाएंगे जो दिल से साफ होंगे। अचानक महल धुंधला होने लगा, बादलों का फर्श गायब होने लगा और समय को लगा जैसे वह धीरे धीरे वापस नीचे की ओर गिर रहा है। पर यह गिरना डरावना नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई उसे बहुत प्यार से पालने में झुला रहा हो। अध्याय 7 की झलक। अंतिम अध्याय में समय वापस अपने गांव पहुंचेगा और हम देखेंगे कि कैसे एक खामोश नायक ने पूरी दुनिया की सुबह को बदल दिया। क्या लोग उसे पहचान पाएंगे और क्या वह फिर कभी घड़ियां ठीक कर पाएगा? समय को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मखमली हवा के झोंकों पर सवार होकर नीचे आ रहा है। अनंता का महल और बादलों का वह अद्भुत सागर अब ऊपर बहुत दूर एक टिमटिमाते बिंदु की तरह रह गए थे। जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, उसे मिट्टी की वह सोंधी महक और ठंडी ओस का एहसास हुआ जिसे वह बहुत पीछे छोड़ जाग गया था। वह सांझपुर की वही पहाड़ी थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब कुछ बदल गया था। वह अनंत शाम, ट्वाइलाइट, गायब हो चुकी थी। पहली बार सांझपुर के क्षितिज पर सूरज की सुनहरी किरणें फूट रही थीं। एक बदला हुआ गांव समय जब गांव की गलियों से गुजरा तो उसने देखा कि हर घर की खिड़की खुली हुई थी। लोग अपने बिस्तरों से उठ रहे थे, पर उनके चेहरों पर वह पुरानी थकान नहीं थी। एक बच्चा अपनी मां को बता रहा था कि उसने सपने में उड्डीचने वाले घुड्डे देखे। कुम्हार अपने चाक पर बैठकर एक नया बर्तन गढ़ रहा था और उसके होंठों पर एक मुस्कान थी। बाजार के लोग अब एक दूसरे से नजरें मिलाकर बातें कर रहे थे। दुनिया फिर से जीवंत हो गई थी। सिलाई मुकम्मल हो चुकी थी। हकीकत और सपनों का रिश्ता फिर से जुड़ गया था। खामोश नायक की वापसी समय अपनी कार्यशाला के पास पहुंचा। काल स्तंभ की वह विशाल घड़ी जो पहले उलटी चल रही थी, अब बिल्कुल सही समय बता रही थी। उसकी आवाज टिक 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 गांव की धड़कन की तरह गूंज रही थी। समय ने अपनी दुकान का दरवाजा खोला।
उसकी मेज पर अब भी वह अधूरा काम पड़ा था जिसे छोड़कर वह गया था। लेकिन अब उसे औजारों की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी आवाज खो दी थी। वह बोल नहीं सकता था, लेकिन जब वह किसी रुकी हुई घड़ी को छूता तो वह घड़ी अपने आप चलने लगती। उसके स्पर्श में अब ध्रुव तारे की शक्ति और अनंता का आशीर्वाद था। समय का नया संगीत। गांव वालों को कभी पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ था। उनके लिए समय बस कुछ दिनों के लिए कहीं गया था और वापस आ गया था। लोग अक्सर उसकी दुकान पर आते, यह देखने कि वह खामोश घड़ीसाज कैसे बिना बोले सबकी मुश्किलें हल कर देता है। एक शाम गांव के कुछ बच्चे समय के पास आए और बोले, समय भैया, हमें कोई कहानी सुनाओ ना। समय मुस्कुराया। उसने अपनी बांसुरी ढूंढने की कोशिश की, पर उसे याद आया कि वह तो उसने अनंता को दे दी थी। उसने बस अपनी आंखें बंद कीं और अपनी उंगलियों से हवा में एक लय बनाई। अचानक पूरे कमरे में तारों की धीमी रोशनी बिखर गई और बच्चों को अपने मन के भीतर वह पूरी कहानी सुनाई देने लगी। सांझपुर की खामोशी से लेकर अनंता के महल तक का सफर। समय ने अपनी आवाज खोई थी, पर उसने ब्रह्मांड की भाषा पाली थी। महागाठा का समापन। सांझपुर अब दुनिया का सबसे खुशहाल गांव था, क्योंकि वहां के लोग जानते थे कि वक्त सिर्फ बीतने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीने और सपने बुनने के लिए होता है। उत्तर दिशा में ध्रुव तारा अब पहले से कहीं ज्यादा तेज चमकता था, जैसे वह हर रात समय को शुक्रिया कह रहा हो। समय अपनी कार्यशाला की खिड़की पर बैठा रात के आकाश को देखता रहा। उसे पता था कि अब उसकी गद्दियां कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि अब वे इंसानों के हाथ से नहीं, बल्कि उनके सुंदर सपनों से चलती थीं। नैतिक शिक्षा, द मोरल। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी हिम्मत और निस्वार्थ त्याग ही वह धागा है जो दुनिया के बिखरे हुए सपनों को जोड़ सकता है। वक्त अनमोल है, लेकिन उससे भी अनमोल हैं वे सपने जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब आप भी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। समय ने आपके लिए भी आसमान की सिलाई कर दी है। आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। शुभ रात्रि। गुड नाइट।